फौजी कभी रिटायर नहीं होता। फौजी एक बार बन गया तो फौजी फौजी ही रहता है पूरी ज़िंदगी। रिटायरमेंट के बाद भी वो फौजी रहता है। कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक लीडर हूँ और लीडर के तौर में काम करना। लीडर का काम है अपने हिस्से को, अपनी टोली को और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है उसको लीड करना। यंगस्टर अगर कोई देख रहा है इसको, या जो लोग बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं लाइफ में, उनके लिए इनकी ज़िंदगी की अभी तक की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। सेवा करना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स नहीं आती जी, फौजी बंदा हूँ, सीधी बात बोलूंगा, स्पष्ट बात बोलूंगा। मुझे तकलीफ होती है जब चुनाव का जब माहौल चलता है तो चुनावी जुमलेबाजी बहुत होती है। व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज फॉर द मंडी टाउन, मंडी सदर? क्या वो प्राथमिकताएं रहेंगी जो आपको लगता है कि यहाँ पर वो काम जो हैं वो नहीं हुए हैं, वो आप करवा सकते हैं? और सीधी बात करूंगा, काम होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। प्रयासरत रहेंगे, क्यों नहीं होना है, देखेंगे कि क्या प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। जी, सीधी बात, एक और सीधी बात करते हैं सर। कल को आज़ाद जीत के जाते हैं तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? आज़ाद वालों की तो सुनते नहीं है जो रूलिंग पार्टी वाले। पार्टी है कहाँ, विचारधारा भी बची कहाँ? एक पार्टी का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, सिर्फ कार्यकर्ताओं तक की ही जो है पार्टी बच गई है। लेकिन ओपीएस के मामले में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगर मुझे पेंशन ना मिलती तो शायद मैं भी आज यहाँ पर नहीं बैठा होता। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस स्पेशल इंटरव्यू में। और मेरे राइट में आप देख सकते हैं मेजर खेम सिंह ठाकुर जी बैठे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आर्मी वालों के साथ इंटरेक्ट करना मेरे लिए हमेशा से बड़ा फैसिनेटिंग होता है, क्योंकि जैसा कि मैं अपने कई सारी इंटरव्यूज़ में और उसमें बोल चुका, आर्मी बैकग्राउंड से मैं खुद आया हूँ, तो आर्मी कैंटोनमेंट्स में रहा हूँ, क्योंकि फादर साहब मेरे भी फ़ौज से रिटायर हैं। और मेजर खेम सिंह ठाकुर का अगर मैं इंट्रो की बात करूं, पहली बात तो मैं ये बता दूं, इलेक्शन में खड़े हैं और आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। और इलेक्शन सिंबल जो है इनका क्या है सर? आपका इलेक्शन सिंबल गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, जो कि महंगा हो चुका है आजकल। मंडी सदर, उसी वजह से उसको चूज किया हुआ है। अच्छा। और इनकी अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो दर्शकों, जो यंगस्टर अगर कोई देख रहा है इसको, या जो लोग बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं लाइफ में, उनके लिए इनकी ज़िंदगी की अभी तक की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आप सोचिए, एक शख्स जिसने आइसक्रीम तक बेची है ठेले के ऊपर, जिसने आईपीएच विभाग में बेलदार तक का काम किया है, वो अपने पैसों से अपनी एजुकेशन पूरी करता है, फ़ौज में एक सिपाही के रूप में भर्ती होता है, उसके बाद भी वो हार नहीं मानता, पढ़ाई जारी रखता है, फ़ौज के अंदर जाके कमीशन का एग्ज़ाम देता है और एक अधिकारी बनता है। उसके बाद अपना बेहतरीन कार्यकाल 21 साल फ़ौज को देने के बाद वो रिटायर होते हैं। लेकिन उसी के साथ रिटायर होने से पहले वो पीजी सर्टिफिकेट इन एचआर मैनेजमेंट कर चुके होते हैं। इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है XLRI जमशेदपुर, वहाँ से। उसके बाद स्केल 2 की जॉब करते हैं बैंक में, कुछ समय उन्होंने ये जॉब की। उसके बाद एक कंपनी में सीनियर मैनेजर के रूप में रहे। और इसके बावजूद देखिए, इतना कुछ ये फौज से रिटायर हो चुके हैं, इसके बाद एक कंपनी में काम कर चुके हैं, सर्टिफिकेट ले चुके हैं, पीजी सर्टिफिकेट इन एचआर। लेकिन फिर भी इनको लगा कि नहीं, अब एचएएस और आईएएस की तैयारी करते। तो आईएएस के लिए ओवर एज हो गया, लेकिन एचएएस की तैयारी कंटिन्यू रखी इन्होंने। उसके बाद एक कमांडेंट होम गार्ड बने। कमांडेंट होम गार्ड रहे ये 9 साल तक। दर्शकों, उन 9 सालों में इन्होंने 8 बड़े अवार्ड जीते हैं और बहुत ही प्रशंसा पाई है। सरकार चाहे कांग्रेस की थी, चाहे बीजेपी की थी, हर सरकार में इन्होंने अवार्ड लिए हैं अपने उत्कृष्ट काम के लिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इन्हें कई बार उसमें काम किया इन्होंने, उसमें अवार्ड मिल चुके हैं। कैंटीन में आगे उसके बाद मैनेजर के पद के रूप में 4 सब सेंटर इन्होंने बनाए कैंटीन के, जिसमें सुंदरनगर, कोटली, लड़भड़ोर और पद्धर शामिल है। तो उसमें इनका बड़ा योगदान रहा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया इन्होंने कैंटीन के लिए कि लोगों को वहाँ पे लाइन में खड़े ना होना पड़े। और साथ ही साथ कोविड का जो समय था दर्शकों, उस वक्त इनकी जो मैनेजमेंट रही है, एक तो फ़ौजी, आपको पता है फ़ौजी कड़क स्वभाव के होते हैं और रूल रेगुलेशन के पक्के होते हैं, लेकिन उस वक्त जो इन्होंने इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट की, हमने देखा कि कई सारे सरकारी स्टाफ भी थे, मेडिकल स्टाफ था, पुलिस डिपार्टमेंट था, बहुत से डिपार्टमेंट है, सब ने बहुत बेहतरीन काम किया। उस वक्त फ्रंटलाइन वर्कर थे सारे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो जाते थे। इनका भी डायरेक्ट डीलिंग होता था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी आप सोचिए 2 साल में इनका एक भी एम्प्लॉय कोविड के फेयर में नहीं आया, क्योंकि इनके रूल रेगुलेशन बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के होते थे, इनका प्रोटोकॉल बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का रहता था।
इस प्रकार का मेजर खेम सिंह ठाकुर का एक मैं बताऊं ब्रीफ सी हिस्ट्री है। बहुत कुछ आप इनसे सीख सकते हैं, इनके साथ अगर आप बैठेंगे तो अब बहुत सारी ये ज़िंदगी के बारे में आपको ऐसी सीख दे सकते हैं जो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद मिलेगी। सर इतना मतलब ज़बरदस्त आपका ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी तक दिया, और ये मैं बताऊं कुछ ही है, इसके अलावा भी ये बहुत कुछ करते रहते हैं, समाज सेवा से लेके हर काम में आगे रहते हैं। और एक चीज़ है जैसे मेरे को अभी याद आई तो फायर हाइड्रेंट जो है, जो आग लगने पे जो पाइप्स लगाई होती है शहर में अलग अलग जगह पे, जहाँ से फायर ब्रिगेड वाले अपनी पाइप जोड़ के तुरंत पानी ले सकते हैं, वो इनकी प्लानिंग थी पूरी। और इन्होंने प्रपोजल 2012 में सर दे दिया था ना आपने, 2012 में। तो इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसी जगह पे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ मल्टी टैलेंटेड इस वक्त शख्सियत मेरे सामने बैठी है सर। बड़ा ही गजब का आपका एक तो वो है, इंस्पिरेशनल आपकी पूरी हिस्ट्री है। पहला सवाल तो मेरा यही होगा, आप क्योंकि अब पॉलिटिक्स में आप एंट्री किए हैं और जिसे कहते हैं चुनावी राजनीति में आप हैं, क्या लगता है आपको भारतीय राजनीति है या हिमाचल की राजनीति है, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? और अगर मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछूं तो एक पॉलिटिशियन के रूप में समाज सेवा में क्यों आप करना चाहते हैं, वाई पॉलिटिक्स? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मंडी वासियों तथा जो हमारे प्रदेश के जो भी आपके दर्शक हैं उनके साथ रूबरू होने का मौका दिया। तो आपके सभी दर्शकों को और सदरवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरा हूँ और कोशिश रहेगी, जो आपका क्वेश्चन है कि समाज सेवा या पॉलिटिक्स ही क्यों और इसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, राजनीति क्यों। मैं एक अच्छे पद पर था, अच्छे पद पर तैनात था, अच्छी सेवाएं कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप एक गरीब परिवार से निकले हो। गरीब परिवार से निकलने के बाद आप जनता की सेवा करना चाहते हो कि जो गरीब जनता या जो हमारी भोली भाली जनता गांव में रह रही है, जो हमारे बच्चे वहां पर रह रहे हैं, उन वासियों के लिए मैं क्या कर सकता हूं। अपने लिए तो मालिक ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन जिस समाज ने मुझे इतना मान सम्मान, उनके प्यार और आशीर्वाद से जो मुझे मिला, मैं उसमें पे बैक करूँ। आप ये भी बोल सकते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में हो तो वहाँ से भी ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन एक छोटे से हिस्से के लिए। मान लीजिए मैं कमांडेंट होमगार्ड था तो उसमें एक छोटे से हिस्से के लिए, लेकिन जो लार्जर हिस्सा हमारा था उस लार्जर हिस्से के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि समय नहीं बचता था। आपने बात किया, इसी वजह से जो है मुझे लगा कि अपने लिए ज़िंदगी जी तो क्या जी। अब अपने लिए तो सभी ने ज़िंदगी जीनी है, तो अपने लिए ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी आपको एक बार मिलनी है, जितना आपको चाहिए उतना मालिक ने दे दिया। अब जो है मौका है समाज में पे बैक करने का। और समाज में पे बैक करने का, अगर आप किसी एक पोस्ट में हैं तो आप एक उसी हिस्से को एड्रेस कर रहे हो। पॉलिटिक्स में आने का यही चीज़ है, जो मेरा तकरीबन 35 साल का जो करियर है, इस करियर में बहुत चीज़ें देखी, बहुत स्कीम बन रही है, लेकिन वो स्कीम इम्प्लीमेंट जो है ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं उसमें गैप है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं किया, कि गवर्नमेंट एक ने या गवर्नमेंट बी ने उसमें कोशिश नहीं किया, स्कीम अच्छी बनी, लेकिन जो लास्ट जो मेरा देशवासी है या मेरा प्रदेशवासी है या मेरा मंडीवासी है, उस तक उसको पहुंचने में कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि उसमें जो है उसको हल्की सी क्लियरिटी करवाने की ज़रूरत है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, उसी हिसाब से मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। नंबर 2, जो पॉलिटिक्स का मैंने देखा, मैं पहले भी कई बार लोगों को बोला कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक लीडर हूँ। और लीडर के तौर में काम करना, लीडर का काम है अपने हिस्से को, अपनी टोली को, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है उसको लीड करना, उसको रूल करना नहीं है। राजनेता और नेता दोनों में यही फ़र्क है। मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं राज नहीं करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स नहीं आती जी, फौजी बंदा हूँ, सीधी बात बोलूँगा, स्पष्ट बात बोलूँगा। मुझे तकलीफ़ होती है जब चुनाव का जब माहौल चलता है तो चुनावी जुमलेबाजी बहुत होती है, लेकिन मैं उसको नहीं करूँगा। आपके साथ स्पष्ट और सीधी बात करूँगा। काम होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। प्रयासरत रहेंगे, क्यों नहीं होना है, देखेंगे कि क्या प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। एक ये रीज़न है कि जो जनता सोचती है कि
अभी ये चीज़ बन जाएगा, वो चीज़ दे देंगे, सोच रहे कि ये होने वाला है। आप सभी जागरूक हैं, मीडिया जो हमारा चौथा पिलर है वो आपको जागरूक कर रहा है, सभी जागरूक बनिए। जो कहानी बोली जा रही है पूछिए कि ये कैसे होना है, उसके चक्कर में मत रहिए कि ये चीज़ आने वाली है। तो ये मुझे थोड़ी सी चुभती थी। दूसरी बात, जब भी मैं मौका मिलता है समाज सेवा करने का अपनी ड्यूटी के अलावा, तो बहुत लोगों से हुआ कि सर हम गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मर जाएंगे। ये मतलब दिल को जो है ना, मतलब आपके हर एक आदमी जो है ये झंझोर देता है आपके शरीर को कि ऐसा क्यों। संसाधन तो है हमारे पास, लेकिन ये एंड यूज़र तक जो है क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। तो कोशिश किया कि मैं यहाँ पर आकर के शायद इफेक्टिवली उनके लिए कुछ काम कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, हमारे बहुत से युवा हैं, बहुत से समाज सेवी हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर खानी क्या हो गया कि एक बार आपने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली तो उसके बाद जो है उसको छोड़ने का नाम नहीं है। मैं उससे भी, मैं जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अच्छा, 2 टेन्योर में फिक्स करें, आपने उसके बाद करना आप सेवा करें। आपको 2 टेन्योर में अगर आप समाज में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकें, आप पूरी ज़िंदगी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अमेरिका में होता है ऐसा सिस्टम, वहाँ 2 बार ही बन सकता है कोई राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर भी होना चाहिए कंसेक्यूटिव। अभी हमारे अगर आप देखेंगे तो बहुत से जुझारू नेता हैं, यंग नेता हैं जो लाइन में लगे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि 2 टेन्योर करें, डिलीवर करें। जनता में अगर डिलीवर आप करते हो, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करें। कल को अगर मेजर खेम सिंह ठाकुर एमएलए बनते हैं तो व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज फॉर द मंडी टाउन, मंडी सदर? क्या वो प्राथमिकताएं रहेंगी जो आपको लगता है कि यहाँ पर वो काम जो हैं वो नहीं हुए हैं, वो आप करवा सकते हैं? देखिए, जो मंडी टाउन की बात करें तो जैसे हमने पहले कमांडेंट के टाइम के ही बात, अगर मैं वहीं से अगर अपना स्टार्ट करूं, मंडी शहर में सबसे पहले जो हमारा फायर स्टेशन अगर आपने देखा होगा तो पैलेस कॉलोनी में था। कंजेशन थी, जो ट्रैफिक का जो हमें दिक्कत थी वो बहुत ज़्यादा पहले ही उसका ट्रैफिक का जो समस्या है शहर में, तो सबसे पहले जो फायर वाली गाड़ियाँ वहाँ से निकाली ताकि जो पैलेस कॉलोनी वाला एरिया जो मेरी गाड़ियाँ मूव होती थी, तो एक तो जनता की सेवा के लिए वो वहाँ से जो है निकाल करके बिपाशा सदन में और उसके बाद में चढ़ियारा में, तो एक समस्या तो पहले दूर हो गई कि लोगों की भलाई के लिए फायर स्टेशन को उठा करके वहाँ से दूसरी जगह में ले जा करके रिलोकेट करके सभी का सहयोग मिला, सभी का प्यार मिला और अभी बढ़िया लोकेशन में, ताकि जब भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी आपदा घटित होती है तो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। ट्रैफिक की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है उसको कुछ हद तक मैंने कम किया। दूसरा, इस शहर को बचाने के लिए जो जितने भी हमारे यहाँ पर बिल्डिंग है, जितने भी हमारे शहरवासी हैं, यहाँ पर जो फायर हाइड्रेंट की आपने बात की, उन फायर हाइड्रेंट को आप देखिए कि 84 फायर हाइड्रेंट हमारे पास हुआ करते थे, लेकिन उनको ढूंढना मुश्किल था जब भी अगर कोई आगजनी की घटना होती थी। और सभी जितने भी वाटर रिजर्वियर हैं उनके साथ ये अलाइन नहीं थे। ये 2012 में मैंने ही प्लान किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बात करके कि सर डिजास्टर का मैं उसका एक कंस्टिट्यूट हूँ, आपका मेंबर हूँ, लेकिन मेरी अगर मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ तो मेरा शहर जो जिसको मुझे बचाना है वहीं पर जो है सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे सारे फायर हाइड्रेंट सभी पानी के टैंकों से जुड़े नहीं हैं। तो इसको 2012 में जो हमने पहले बात किया, 6.5 करोड़ की जो है ये प्लान बनाई INDPH विभाग के साथ मिल करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिला करके, तब जा करके कहीं ये जो है अभी अगर आप देख रहे हो तो सभी जगह जो फायर हाइड्रेंट लगे हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि इस शहर को और ब्यूटीफाई करने के लिए, क्योंकि छोटी काशी के नाम से जो है हमारा ये शहर जाना जाता है, तो छोटी काशी के लिए यस अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग काम किया है। जो जितने भी हमारे यहाँ पर जो धार्मिक स्थान है इनको जोड़ने का, ये भी मैं उनको प्रायोरिटी में रखूँगा कि इनको उसी शेप में लाया जाए ताकि ये दोबारा जो है एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अट्रैक्शन बन सके। और अगर आप देखें शहर में, अगर चंडीगढ़ में आप जाएँ तो आपको कहीं भी शहर में आपको कोई भी पोल और ये जो तारें जो नहीं दिखाई देती है, मैं चाहता हूं कि ये भी सारी चीज़ें यहाँ से निकलें, इससे ट्रैफिक भी स्मूथ हो जाएगी और जो हमारे शहर की है एक अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। और तीसरा जो पार्किंग का जो समस्या है, हमारी पार्किंग की समस्या जो शहर की है, इसको भी कोशिश करेंगे कि कहीं अच्छी जगह में, ताकि शहर के बीच में जो है ज़्यादा कंजेशन ना हो और जो भी मूवमेंट उसके बीच में है, चाहे वो एम्बुलेंस का मूवमेंट है, चाहे दूसरे मूवमेंट है, और किसी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जी, सीधी बात, एक और सीधी बात करते हैं सर। कल को आज़ाद जीत के जाते हैं तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? आज़ाद वालों के तो सुनते नहीं है जो रूलिंग पार्टी वाले होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
हर मेरे बहुत जो है जितने भी सदरवासी हैं या जो मंडी वासी हैं, शायद इनके सभी के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि यार एक जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से जा रहा है, मैं इंडिपेंडेंट को क्यों दूँ? क्योंकि ना तो सरकार का हिस्सा होगा, ना तो कोई उसकी बात सुनेगा, और ना ही मेरे एरिया का डेवलपमेंट होगा। या अगर मैं इसको मान लीजिए वोट दे भी देता हूँ, क्या इसने जीतना है या नहीं जीतना है? मैं सदरवासियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितनी मैंने आपके साथ बात की है, मैं अगर यहाँ से आपका प्यार मुझे अगर मिलता है, और मैं जैसे इन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में पहुँच गया, जिस दिन विधानसभा में मैं पहुँचूँगा, आप गर्व से, मैं फिर बोल रहा हूँ गर्व से, जब मैं वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा, आप घर में बैठ कर के तालियाँ नहीं बजाई तो कोई मतलब इस क्षेत्र में आने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ तालियाँ ही नहीं बजाऊंगा कि मतलब आपने ताली बजाई, डिलीवर भी करूंगा। मैंने हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में काम करके काम किया है और आपको दिखाया है। उसके लिए जो अवार्ड मिले हुए हैं वो आपको वो उसका जो है विटनेस करते हैं उस चीज़ को। अब ये मान करके चलिए कि इंडिपेंडेंट जीत क्यों नहीं सकता है? आप इस सोच को चेंज करें ना, पार्टी कॉन्सेप्ट को चेंज करें। पार्टी है कहाँ? विचारधारा भी बची कहाँ? एक पार्टी का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, सिर्फ कार्यकर्ताओं तक ही जो है पार्टी बच गई है, बाकी तो किसी में पार्टी बची नहीं है। तो ये ना सोचें कि ये जीतने हैं या नहीं जीतना है, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, काम करूंगा। और जहां तक बची कि मैं कार्रवाई कैसे करूंगा, निधि को मैं साइड में छोड़ देता हूं। जो एमएलए की निधि है मैं उसको साइड में छोड़ देता हूं, जो एमएलए फंड है उसको मैं छोड़ देता हूं, वो तो सभी को बराबर मिलना है। आप बताइए कि जितने भी कैंडिडेट यहां से जा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, जिसने जो पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस मैनेजमेंट में किया हो, जिसने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट किया हो, जिसने इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया हो, जिसने एक रेडी फेडी से काम करके एक मजदूर का काम किया हो, एक सैनिक का काम किया हो, और अधिकारी बन करके जो है आपकी सेवा में आ रहा है, उसको काम करना नहीं आएगा। आपकी जितनी भी स्कीम्स हैं आप अपने एमएलए से पूछें, जो भी आपके एमएलए, मैं सदर एमएलए की ही बात नहीं करूंगा, सभी एमएलए से पूछें कि जितनी स्कीम है क्या वो आप तक पहुंची? नहीं पहुंची। और अगर नहीं पहुंची तो उसका क्या उन्होंने विधानसभा में वो बात कभी रखी? अगर रखी तो कितनी बार रखी 5 साल में? मैं उन चीज़ों को जाऊंगा। पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, डिलीवर करना आता है। हर एक स्कीम को जो है उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या होना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है कंप्लीट करके सरकार के पास पहुंचूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया हुआ है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में आप मास्टर हैं। दोनों में जो है काफ़ी एक्सपीरियंस है। और आपको यहीं की बात नहीं करूंगा मैं कि विधानसभा में हिमाचल से ही, आप सेंटर से भी लाइसेंस करना आता है मुझे, क्योंकि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है। ये मेरा काम है आपको डिलीवर करना। वादा करता हूँ आपसे, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के ऊपर खड़ा नहीं उतरा, आपके सामने नहीं आऊँगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर मेरा, ओपीएस पे क्या स्टैंड है? क्योंकि आप खुद रिटायर्ड फौजी हैं, आपको तो पेंशन लगी हुई है, और आज की तारीख में देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है हिमाचल का, तो आपसे भी मैं इस पे स्टैंड जानना चाहूँगा। देखिए, ओपीएस की जहाँ तक बात है या कर्मचारियों की जहाँ तक बात है, मैं दोबारा जनता को बताना चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी है, जो भी अधिकारी है, उसमें टैलेंट है। उस टैलेंट के बल पर ही उसकी सिलेक्शन हुई है। इनको अपनी फैमिली की भी चिंता है। अब फैमिली की चिंता दो तरीकों से हुई, एक बच्चों की स्कूलिंग की, और दूसरे की अगर मान लीजिए जब तक नौकरी में तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा, ये अभी सभी के है। तो मैं जितने भी कर्मचारी हैं, मैं आपको, देखिए आपके बीच में दोनों सरकारों के टाइम में आपने बातचीत किया हुआ है। वो बातचीत क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन ओपीएस के मामले में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अगर मुझे पेंशन ना मिलती तो शायद मैं भी आज यहाँ पर नहीं बैठा होता। हर एक कदम पर मतलब अधिकार है सभी का, सभी कर्मचारी, सभी का अधिकार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मैं उनके साथ हमेशा उसमें जो है आपका स्टैंड लूँगा। और लेकिन अभी तक आपकी जो कितनी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं इसको दिला दूँगा, इसको नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि अभी आपके सामने हूँ, बात रख रहा हूँ, फौजी हूँ, कल फिर इसी तरीके से आपसे मिलूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। आपके साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। दूसरी चीज़ यही नहीं है, ओपीएस का मसला ही नहीं है कर्मचारियों का, और भी बहुत मसले हैं। आप देखिए कि जो आउटसोर्स वाली कहानी है, हम सभी इंडियन हैं, एक रिस्पेक्टेबल सैलरी होना चाहिए ना सभी का। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आदमी 3500 रुपये में काम कर रहा है या 4000 रुपये में काम कर रहा है, पूरा दिन काम कर रहा है, फिर उसके बाद नहीं है।
सभी का ठीक है, आपने अगर मतलब रखना है पर एक रिस्पेक्टिव सैलरी दो ताकि वो अपना परिवार चला सके। तो ये था बड़ा ही कड़क इंटरव्यू, एक कड़क आर्मी अधिकारी का, रिटायर्ड अधिकारी का। और आर्मी वाले अपने इसी खूबी के लिए जाने जाते हैं। और जैसे कि सर ने बीच में कहा था कि फ़ौजी कभी रिटायर नहीं होता, फ़ौजी एक बार बन गया तो फ़ौजी फ़ौजी ही रहता है पूरी ज़िंदगी, रिटायरमेंट के बाद भी वो फ़ौजी रहता है। तो मेजर खेम सिंह ठाकुर थे हमारे साथ, आज़ाद प्रत्याशी हैं। सिलेंडर इनका चुनाव चिन्ह है। आपको इनकी बातें कितनी पसंद आई ये आप बताएंगे 12 तारीख को। जी, मंडी सदर से, मंडी सदर से प्रत्याशी हैं ये, आज़ाद उम्मीदवार हैं। और 12 तारीख को जनता फैसला करेगी कि कौन से प्रत्याशी की बातें, इसका विजन उन्हें ज़्यादा पसंद आया। और रिज़ल्ट जो है वो 8 तारीख को हम लोग देख ही लेंगे। आपकी कैंपेनिंग के लिए सर हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने हमें जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।